जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की ऑस्ट्रियन स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि 2024 में आप अपना ऑस्ट्रियन वीज़ा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, कैसे लेके आगे चल सकते हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें चेंज हुई थोड़ी बहुत। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ डिस्कस की, लेकिन कुछ मामलात अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना चाहते हैं खुद से तो आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी सी उसके हवाले से बात करेंगे, थोड़ी ड्यूरेशन के हवाले से बात करेंगे कि किन ड्यूरेशन में आपको फाइल करना है, कैसे करना है, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है, और सारा कुछ तो डिटेल में बात करेंगे ज़रा थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रियन स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको पता है 3 स्टेप होते हैं। एक होता है पहले लीगलाइजेशन, जिसमें वेरिफिकेशन प्लस लीगलाइजेशन होती है। एक पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर लीगलाइजेशन होती है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद होता है जी आपने रेजिडेंस परमिट फाइल करना होता है। रेजिडेंस परमिट फाइल करने के बाद आपने वीज़ा डी फाइल करना होता है, जिसपे आप वीज़ा डी पे आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और यहाँ आके आप अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लेते हैं मजिस्ट्रेट से। तो दिस इज़ द टाइमलाइन जैसे आपको सारी प्रोसेस करना होता है। तो अब ये प्रोसेस टोटल कितनी ड्यूरेशन में होता है डिपेंड करता है। कुछ लोगों का जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों को टेक टाइम आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से एंड ऑल सारा कुछ। तो जितनी जल्दी आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी लीगलाइजेशन होती है, उतनी जल्दी आप अपने स्टेप के आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मली जनरली 1 साल से ऊपर का प्रोसेस है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को अमूमन, और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस यही है। अच्छा, अब इनटेक आपके पास आपको पता है 2 ही होते हैं, एक जो सितंबर में स्टार्ट होता है, एक जो मार्च में स्टार्ट होता है। फरवरी एंड मार्च में स्टार्ट होता है बेसिकली। यही इनटेक होते हैं। तो इनके लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? इनके लिए रेजिडेंस परमिट आपको इन टाइम करना है, क्योंकि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये बड़ा मसला है कि अगर आपकी रेजिडेंस परमिट अप्रूव नहीं होती उस टाइम तक, या अगर आप लेट होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको ग्रेस टाइम देने से मतलब थोड़ा हिचकिचाती हैं खुद भी, और उसमें आपका अपना भी नुकसान होता है। मतलब अगर कुछ बच्चे 5 7 10 दिन भी लेट आए तो ऐसा भी प्रोसेस हुआ है कुछ लोगों के साथ कि उनके 1 2 एग्जाम्स गुजर चुके थे। तो आजकल मजिस्ट्रेट भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं। वो आपको इसी इसी तरह आरपी देते हैं कि आप टाइमली इधर पहुंच जाएं, या अगर आप लेट हो रहे हैं तो वो दे ऑलरेडी टेल यू कि इस टाइम में आप नहीं पहुंच पाओगे। तो गेट नेक्स्ट इनटेक के लिए आप अपना एक नया ऑफर लेटर ले लो, या व्हाट्सएवर दे आस्क, क्योंकि अगर आपके पास किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कोई मामला हैं या समथिंग, तो सेंड अस दैट। ये आजकल पिछले दिनों में बहुत सारे मामला चल रहे थे, क्योंकि लेट जहाँ पे यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती। इवन कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो 1 वीक में होके क्लासेस उनके एग्जाम भी हो जाते हैं, तो बच्चों का काफ़ी अर्ज हो जाता है और सारा कुछ। तो सब कुछ टाइमलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो देन इट्स ऑन अ गुड स्टैंड। अच्छा जी, अब प्रोसीजर पे अगर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रियन स्टूडेंट वीज़े के लिए? सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जो है ना, बेसिकली जो आपके रेजिडेंस परमिट के लिए, क्योंकि रेजिडेंस परमिट यू हैव टू फाइल इवेंचुअली, उसके लिए आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट लेके मान जाती हैं। एम्बेसी की भी वही रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली मान जाती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैट्रिक एफएससी भी मांगती थी, तो उसके लिए आपको फिर उनको भी लीगलाइज करना पड़ता है। अगर नहीं मांगती यूनिवर्सिटीज़ तो देन बैचलर पे इट्स ऑल गुड। उसके बाद आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, वो आपको पहले होता था बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन आजकल एम्बेसी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांग रही। एम्बेसी ने ये एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसमें लोगों को बहुत मुश्किल थी पाकिस्तान में। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान में हर कोई उसको बनाता है या कुछ, क्योंकि मोस्टली लोग जाके एंड पे बना रहे होते थे, उनके पेरेंट्स नहीं बॉदर करते हैं नॉल सारा कुछ। तो वो शुक्र है एम्बेसी ने उसको ख़त्म किया। उसके बाद आपकी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जिसका मसला होता है, जिसको आपको 2 दफ़ा लीगलाइज करना पड़ता है, क्योंकि एम्बेसी इसको कंसिडर करती है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। तो उस पर लिखा होता है ऑल दो इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ, लेकिन एम्बेसी का अपना प्रोसीजर है। इसलिए जब तक वो पहली वेरिफिकेशन होती है, आप आरपी के टाइम तक जाते हैं, वो एक्सपायर हो चुका होता है, एंड देन यू हैव टू इवेंचुअली सेंड इन अगेन फॉर वेरिफिकेशन। तो कुछ पहले हमारे टाइम तक तो ऐसा था कि आपको पुराने की बेस पे नया लीगलाइज कर देते थे, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हो रहा। रिसेंटली भी कुछ बच्चे गए हैं, उन्होंने उनको कहा जी आप दोबारा इसको वेरिफिकेशन में डालें। तो ये सब प्रोसीजर उसके मामला। अच्छा, उसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के अलावा आपको फाइनेंशियल्स चाहिए। फाइनेंशियल्स की क्या डिटेल है वो मैं हम आज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कि फाइनेंशियल्स कितने चाहिए आप 2024 के अंदर आपको। फाइनेंशियल्स के बाद आपको चाहिए होती है इंश्योरेंस, जो कि आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। हाँ, उसके बेनिफिट्स वाले पेज यू हैव टू सबमिट एंड ऑल सारा कुछ। और उसके बाद हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में उन्होंने हाउसिंग बहुत सारी उठा उठा के बाहर फेंकी हैं। स्टूडेंट ड्रीम होम के साथ मसला था लोगों का, वो बाहर फेंका। इवन इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि कुछ मजिस्ट्रेट्स ने ये भी चेक किया, लोगों ने प्राइवेट अपने किसी दोस्तों से उनको लेके कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया एंड समथिंग, तो उन्होंने कहा वी विल गो एंड चेक। गो एंड चेक नहीं, मतलब वी विल कंसिडर द हाउसिंग अथॉरिटी से हम पता करेंगे कि इस घर में इतने लोग रह रहे हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर का ये घर है, इतने लोगों के लिए ये वैलिड है, लोग रह सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। जब प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें
साथ साथ आ रही हैं तो मैंने कहा चलो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ऐसे रफली जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होती है एम्बेसी से। वेरिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जो, अगर आप बैचलर की डिग्री देंगे इन ट्रांसक्रिप्ट देंगे, यही आपको करानी होती है। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, पुलिस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी सबमिट करके आते हैं कॉपीज, ठीक है। ओरिजिनल एम्बेसी चेक करती है, उनको वेरीफाई करती है कॉपीज के साथ, एंड देन दे रिटर्न यू द ओरिजिनल्स। कॉपी रख लेते हैं और उस पर आपके पास एक लॉयर आता है, या आपके पास कोई मस्ट नहीं है कि आपके पास आएगा, मतलब सम केसेस दे कम, सम केसेस दे डोंट, मतलब ये डोंट इवन कॉन्टेक्ट यू, बाहर से वो खुद ही अपनी वेरिफिकेशन इनॉल करके चले जाते हैं। कुछ बच्चों के केसेस में वेरिफिकेशन करने वो घर तक आते हैं, और डिपेंड करता है केस टू केस। मेरे केसेस में घर तक आए थे। तो ये सारा वकील जो होता है वो खुद जाके वेरिफिकेशन करके आता है। जब आपकी वेरिफिकेशन पॉजिटिव हो जाती है, देन यू हैव टू गो टेक योर ओरिजिनल्स, और फिर आप एम्बेसी को ओरिजिनल्स अपने देते हैं, वो सेम डे स्टैम्प करके आपको वापस दे देते हैं, एंड देन योर डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड लीगलाइज। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन वाले दिन आरपी वो फाइल नहीं करने देते नॉर्मली, आजकल ये एक प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्शन इज देयर एवरीवेयर। लेकिन ये है कि नॉर्मली लीगलाइजेशन वाले दिन आप अपनी आरपी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सेपरेट आरपी की अपॉइंटमेंट लेनी है। आरपी वाले दिन आप लीगलाइज करा सकते हैं, लेकिन लीगलाइजेशन वाले दिन आप अपने आरपी फाइल नहीं कर सकते नॉर्मली। अच्छा, अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपको डिग्रीज चाहिए सिर्फ मैट्रिक और अगर आपको सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए बैचलर्स की, तो वो पहले अपने HEC से टेस्ट करानी है, फिर फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करानी है। जो भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी जाएगा, इट नीड टू बी वेरीफाइड बाय फॉरेन ऑफिस, ठीक है। फॉरेन ऑफिस की वेरिफिकेशन के बगैर दे डोंट कंसिडर इट। तो फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराने से पहले बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट को यू हैव टू टेस्ट इट फ्रॉम द HEC टेस्ट करेगा, फिर फॉरेन ऑफिस करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मसाइल भी हुए पिछले साल, और सवाल भी आता है कि ट्रांसक्रिप्ट हमारी 2 पेजेस पे है तो दोनों को करना है। हाँ जी, दोनों को करना है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे किया कि बच्चों ने लास्ट पेज सिर्फ स्टैम्प करा लिया था, लीगलाइजेशन करा ली थी 80 यूरोस बचाने के लिए, क्योंकि लीगलाइजेशन की फीस पर पेज है, तो उन्होंने वो बचाने के लास्ट पेज सिर्फ लीगलाइज करा लिया था। एंड एम्बेसी ने तो कुछ मसला नहीं किया, उन्होंने तो भेज दिया आगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने एंड मैजिस्ट्रेट ने उनको वापस कर दिया कि यार नो, वी डोंट नीड इट लाइक दिस, मतलब गेट योर बोथ पेज स्टैम्प। तो इसलिए आपको वो जितने भी पेजेस हैं, दोनों 2 हैं, तो अगर आपको दोनों को कराना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने मैट्रिक और FSC भी करनी है, यूनिवर्सिटी की डिमांड हो तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने वो भी करानी है तो वो पहले IBCC करते हैं टेस्ट, उसके बाद फॉरेन ऑफिस से टेस्ट होता है, एंड देन इट गोज टू वेरिफिकेशन। और पुलिस सर्टिफिकेट जो है उसको सिर्फ आपकी जो फॉरेन ऑफिस है, सिर्फ वो ही अटेस्ट करता है, देन इट मूव्स फॉरवर्ड। तो ये आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस होता है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? अपॉइंटमेंट पहले तो ऑनलाइन सिस्टम था, बट नाउ इट्स ऑल बैक टू द नॉर्मल। आपने ईमेल लिखनी है, फॉर्म है, उसको फिल करना है, फिल करके आपने एक ईमेल करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉन्डर है, मैं अभी मेरे पास वो ईमेल नहीं है, बट देयर इज़ अ न्यू ईमेल नाउ। जो एक नॉर्मल उनकी ईमेल थी उसके हट के उन्होंने एक अपॉइंटमेंट्स के लिए एक स्पेशल ईमेल है जो ऑस्टिन एम्बेसी की वेबसाइट पे है। वहाँ से आप ऑनलाइन सिस्टम पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे उनका ऑनलाइन ईमेल है, आप उस पर ईमेल करें एंड देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट। और आजकल रफली वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट देते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अगर इफ़ यू हैव सम स्पेशल केस, कुछ मामलात हैं जिन बच्चों के RP बहुत फंसे हुए हैं या समथिंग, उनको दे कंसिडर इट फॉर दिस। और ये ईमेल जो है ये स्पेशली फॉर अपॉइंटमेंट्स ही है, इसी पर्पज़ के लिए। तो आप उसी पे ईमेल करेंगे तो आपको जल्दी रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मसला ये है कि आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसकी फ़ीस है 28,600, 28,600। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में बता दिया, आपने कॉपीज़ ले सबमिट करके आनी है, बट ओरिजिनल आप लेके जाएंगे, वो उससे मैच करके देखते हैं, एंड देन दे कीप अ सेट और आपको ओरिजिनल वापस कर देते हैं। एंड देन दे टेल यू जब आपकी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट आएगी देन यू कैन कम, और उस दिन आके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीगलाइज करा सकते हैं। देन यू हैव टू टेक योर ओरिजिनल्स ऑन द सेम डे। अच्छा, अब अगर आपकी वेरिफिकेशन पॉजिटिव आ जाती है देन इट्स ऑल गुड। 3 महीने 2.5 महीने डिपेंडिंग ऑन आपके डॉक्यूमेंट्स, वो इतना टाइम लग जाता है आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आपको ईमेल के थ्रू आती है जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। इफ़ इट्स पॉजिटिव तो आप फलानी डेट को आ जाएं। वैसे खुद ही लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट देती है कि आप इस डेट को आ जाएं एंड देन गेट योर डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड। तो आपको उस दिन को सेम डे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करके वैसे देती है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स हो जाए नेगेटिव, कोई एक डॉक्यूमेंट हो गया नेगेटिव, मतलब इट्स नॉट वैलिड या उसमें कोई मसला है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ व्हाटसोएवर, जो भी कोई मसाइल हो जाए, देन अब ऐसी आपको कहती है जी आप दोबारा इसको ठीक करा के रेक्टिफाई करके दोबारा
वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करें। उसकी फ़ीस कितनी है? उसकी फ़ीस 28,600 से आधी है, 14,300, 14,300 उसकी फ़ीस है इफ़ यू गो फॉर सेकेंड वेरिफिकेशन। अच्छा, वो 14,300 उसकी फ़ीस है, और देन यू हैव टू सबमिट, ठीक करा के डॉक्यूमेंट अब दोबारा उसको सबमिट करते हैं फॉर द सेकंड वेरिफिकेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए एंड ऑल सारा कुछ। यूनिवर्सिटीज़ अब ज़ाहिर है मोस्टली लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स लेके देन आपका एडमिशन कन्फर्म करती हैं, देन आपको एडमिशन लेटर देती हैं। तो इन द मीन टाइम जब आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी टारगेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पे अपने एडमिशन के लिए फाइल करना है एंड ऑल आपने देखी हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको देख के रखनी चाहिए एंड ऑल सारा कुछ डेफिनेटली, क्योंकि ज़ाहिर आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, इतना सब कुछ आपने पे किया है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपने पे किए हैं, फीस एंड ऑल 80 यूरोस फीस है पर पेज। मैं बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट को लीगलाइज कराने की, मतलब 1 पेज स्टैम्प इज़ 80 यूरोस। तो अगर आपने इतने पैसे पे किए ही हैं लीगलाइजेशन के लिए, तो फिर मतलब आपके पास यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एज सुन एज, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। कुछ लोग पहले भी अप्लाई कर देते हैं, मतलब इट्स नॉट बैड, आप कर सकते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड सेफ। तब तक जब तक यूनिवर्सिटी आपसे लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगी तब तक आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ गई होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए होंगे, आप उनको सबमिट करेंगे तो आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। तो इस तरह इट इंक्रीजेज योर चांस, आपका टाइमलाइन श्रैंक होती जाती है, आप अपने टाइमलाइन को कम कर सकते हो एंड इट हेल्प्स यू इवेंचुअली। ठीक है, उसके बाद आप, मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है आपको। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे अपनी यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी का अब अपना टाइम फ्रेम है, यूनिवर्सिटीज़ कुछ जल्दी ले लेती हैं, मतलब ऑफर लेटर जल्दी इशू कर देती हैं, कुछ टाइम लगाती हैं, तो इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी पे। कुछ तो आप आज डॉक्यूमेंट्स भेजें 2-3 दिन में, अगर आपने पहले फाइल उनके साथ आप इन टच हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो 2-4 दिन लेते हैं आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उन्होंने करना है, विद इन 1 वीक आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 महीना भी लगा देती हैं, डिपेंडिंग यूनिवर्सिटी पे कितना लोड है, कितनी एप्लीकेशंस हैं और आपने कब फाइल किया है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, वंस यू हैव योर ऑफर लेटर तो फिर यू आर गुड टू गो टू फाइल आरपी। आप इन बिटवीन आपकी यूनिवर्सिटी के जब मामला चल रहे हैं, आप आरपी की अपॉइंटमेंट लेकर रख सकते हैं ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि मतलब 2-2.5 महीने की तो अपॉइंटमेंट आपको इवेंचुअली मिलेगी ही। तो जब आपको 2-2.5 महीने की इवेंचुअली अपॉइंटमेंट मिलेगी ही, तो बेहतर ये है कि आप उसको लेके रख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं एंड एम्बेसी यूनिवर्सिटी सेइंग ओके आपका इंटरव्यू हो गया इनिशियल, या जो भी व्हाट्सएवर जो केस आपको लग रहा है आपको ऑफर लेटर आने वाला है समथिंग, तो अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपनी आरपी की फाइल करके लेके रख सकते हैं। अच्छा जी, अब आरपी के टाइम के डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दिया है। फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट है 2024 के अंदर जो फाइनेंशियल्स के मामला आते हैं, पहले उस पर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो फॉर सिंगल जो है अब जो पैसे बढ़ गए हैं इट्स 1217 यूरोस, 1217.46 पर मंथ। फॉर कपल्स 1921.96 और फॉर ईच एडिशनल चाइल्ड 187.93 यूरोस, जो पिछले साल तक कुछ इससे कम थे और इससे बढ़ गए। और ड्रिल वही है, अगर आपकी अकोमोडेशन जो है इट्स अबव 350 यूरो के अराउंड, तो वो जो एडिशनल पैसे हैं वो भी इसमें आपके साथ ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज़ द जो मामला है उनका, ये पैसे आपको इतने चाहिए। अच्छा, अब फाइनेंशियल्स के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ अपनी। कुछ लोग अभी भी जो हैं वो कंसल्टेंट्स जो है दिमाग ख़राब कर रहे हैं लोगों का, जी 6 महीने के स्टेटमेंट लाओ, ये करो वो करो, 6 महीने पैसे रख के लाओ एंड ऑल सारा कुछ। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे आपको फाइनेंशियल्स के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि येस यू कैन सबमिट 6 मंथ्स स्टेटमेंट, लेकिन पैसे बेशक आप 3 मंथ्स में रखो, पैसे बेशक लास्ट 1 मंथ में रखो, डजंट मैटर, यू मस्ट जस्टिफाई योर पैसे। इफ़ यू कैन जस्टिफाई योर पैसे, आप बेशक 10 दिन के अंदर रख के स्टेटमेंट बेशक पहले की दे दो, 10 दिन के अंदर रख के भी लोगों ने अपने आरपीस क्लियर कराए हैं। ठीक है, और ढेर लोगों ने कराया, ऐसा नहीं किसी एक का जैक नहीं लगा, बहुत सारे लोग हैं 1 महीने में सिर्फ स्टेटमेंट बना के सबमिट करा दी बस, लेकिन दे कुड हैव जस्टिफाइड इट गुड, बिकॉज पैसे थे, उन्होंने अच्छे से जस्टिफाई किया, बैंक स्टेटमेंट्स पीछे अच्छी थी एंड ऑल सारा कुछ, इट वर्कड, और इट वर्कड काफ़ी टाइम। ठीक है, तो इट्स नॉट इन द एयर के बस एक किसी के साथ हो गया समथिंग, नहीं, इट्स ओके, ये काम तो होता है ऐसे। ऐसा कोई नहीं है कि 6 महीने अपने पैसे फिक्स रखने ही रखने हैं, क्योंकि अगर आप 6 महीने वो पैसे रखें, आपका आरपी का प्रोसेस 3 महीने चलेगा तो 9 महीने आपके पैसे फंसे रहेंगे। मतलब ऑल द फाइनेंशियल्स यू हैव टू मेक इट जेन्युइन, यू हैव टू शो कि येस इट्स ओरिजिनलिटी और ये सारा कुछ ठीक है, एंड देन इट्स ऑल ओके, फिर आपको इसमें कोई मसाल नहीं होता। अच्छा, अब आपने जब सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए और आपके पास आरपी की डेट भी है, अपने आरपी फॉर्म लेना है, आरपी फॉर्म लेके उसको फिल करना है। नया फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ऑल सारा कुछ, उसमें क्या डिटेल है, नॉर्मल डिटेल्स ही है उसमें, अपना नाम एंड ऑल सारा कुछ, रिलेशन, फादर मदर, उसके बाद आपके घर का एड्रेस, यहाँ पे जहाँ पे आपने रहना है, वहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, मतलब नॉर्मल जनरल चीज़ें जो फॉर्म में होती हैं। फॉर्म काफ़ी सिंपल हो गया हुआ, पैसे कितने हैं, फाइनेंशियल एंड ऑल उसकी डिटेल, वो फॉर्म आपने फिल करना है। अपनी इंश्योरेंस लेनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई भी किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, पाकिस्तान में ढेरों हैं, 6 मंथ्स वाली ले लें,
1 ईयर वाली भी बच्चे ले लेते हैं, तो इट्स ऑल ओके, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवल एक इंश्योरेंस है, वो आपको सिर्फ काम आती है, ऑल यू हैव टू ट्रैवल ऑन इट, मतलब देन इन एनी केस आपने यहाँ आके इंश्योरेंस लेनी है ऑस्ट्रियन, जो स्टूडेंट इंश्योरेंस होती है जीके की आपने यहाँ पे आके लेनी है। तो वो इसलिए आपके ट्रैवल आप कोई भी ले लें, इट डिपेंड्स, आदम जी ले लें, यूनाइटेड ले लें, बच्चे डिफरेंट इंश्योरेंस लेते हैं, सब चल जाते हैं, लेकिन बेनिफिट्स वाला पेज आप साथ सबमिट करें, क्योंकि वो मोस्टली उन्होंने मांगा है बाद में। अच्छा, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब सीधे हो जाते हैं, अब क्या रह गया जी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज हो गए, आपकी एजुकेशनल, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपके पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि अगर यू हैव टू सबमिट इट अगेन ऑन इन द वेरिफिकेशन, तो फिर क्या मामला है, क्योंकि उसके बाद आपकी फाइनेंशियल है, फिर उसके बाद आपकी इंश्योरेंस है, एंड आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अकोमोडेशन में बहुत बच्चों को टाइम लग रहा है आजकल। इफ़ यू गेट इन टाइम और अच्छी बेहतर अकोमोडेशन, तो देन इट्स ऑल गुड। अच्छा, अब पुलिस सर्टिफिकेट पे बात करूं थोड़ी सी, तो पुलिस सर्टिफिकेट का मामला ये है कि अगर आपका पुलिस सर्टिफिकेट इस टाइम तक एक्सपायर हो गया, 3 मंथ्स में, हम वैसे ही कह रही है कि 3 मंथ्स में इट्स एक्सपायर्ड, आपकी वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली मोस्टली एक्सपायर हो जाता है, तो आपको आरपी के टाइम पे आप दोबारा उसको वेरिफिकेशन में डालते हैं, ठीक है, और वैसे आपकी एप्लीकेशन 10-15 दिन होल्ड कर लेती है, और आपकी वेरिफिकेशन उसकी रिपोर्ट जब तक आती है, मतलब किसी के 2 महीने में, 2.5 महीने में, व्हाट्सएवर वो कहते हैं जल्दी आ जाएगी, बट इवेंचुअली वो उतना ही टाइम लेती है। तो आपकी आरपी फाइल हो चुकी होती है, मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है, एंड देन मजिस्ट्रेट जो है इट वेट्स, या वो आपको कहता है जी पुलिस सर्टिफिकेट अब नया भेजें हैं, और सारा कुछ, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किया है, जैसे ही होगा तो मैं लीगलाइज भेज दूंगा, और आप लीगलाइज करा के दोबारा नया वाला जैसे ही उसको सबमिट करते हैं, तो आपकी आरपी अप्रूव हो जाती है। आपकी आरपी ऑन होल्ड रखता है मजिस्ट्रेट, और जैसे ही आपकी उसको नया पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, इट्स ऑल गुड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने सबमिट करके आते हैं वैसी रेजिडेंस परमिट के लिए, एंड देन इट्स डन फ्रॉम योर साइड। फिर चिल करें, रिलैक्स करें, अल्लाह से दुआ करें कि मामला आपके अच्छे तरीके से बेहतर हो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बात है साथ आज आरपी फाइल करके आए, अगले दिन मैसेज कर देते हैं, खबर भाई मजिस्ट्रेट का ईमेल देते हैं ताकि हम उनसे पूछ लें। तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बाकायदा एक ऐसा भी बच्चा है जिसने फुल रिजेक्शन ली है, और उसका रिजेक्शन लेटर पे ये लिखा है योर टू मैनी ईमेल्स मेड अस सस्पिशियस अबाउट योर केस। तो इस सारे मामलात से बचना चाहिए, आपको फ़ौरन से नहीं करना चाहिए। प्रोसेस नॉर्मल आरपी का 3 महीने है, दैट्स अ नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस। तो उससे पहले आप कर लेते हैं, ठीक है, फॉर अ लिटिल इंक्वायरी दे कंसिडर इट ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मली वो जवाब दे भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आगे बैठा हो सर फिरा, तो वो उसके ज़हन में मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, एंड देन इट गेट्स बैड ऑन योर साइड, ठीक है। तो एकदम से इंक्वायरी करना नहीं शुरू कर दीजिएगा, मतलब बेहतर नहीं होता एकदम से इंक्वायरी कर देना, बंदा स्टार्ट कर दे, मतलब यू कैन गिव देम अ लिटिल बिट टाइम कि वो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे अपना प्रोसेस कर लें, ठीक है। इसके बाद जब आपका आरपी अप्रूव हो जाता है एंड ऑल सारा कुछ, तो आपको एम्बेसी से ईमेल आती है कि आपका आरपी अप्रूव हो गया है, ये डेट आपकी वीज़ा डी की, आप इस वीज़ा डी को आके अपनी वीज़ा डी फाइल कर लें। एंड यस, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट खुद नहीं लेनी होती है, एम्बेसी आपको खुद ही अपॉइंटमेंट दे देती है, ठीक है। अब वीज़ा डी की रिक्वायरमेंट्स के लिए नॉर्मली ऐसी कोई, पहले हमारे टाइम पे वो फ्री था, आजकल उसकी फ़ीस है तकरीबन 150 यूरोज़ आई गेस, तो 150 यूरोज़ उसकी फ़ीस है वीज़ा डी की। पहले इट वाज फ्री टिल आर टाइम, मतलब लास्ट ईयर तक इट वाज फ्री। तो वीज़ा डी के लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, क्योंकि आपका आरपी फाइल, आपकी आरपी जो है वो अप्रूव हो गया होता है, देन इट्स नॉट अ बिग डील। फिर आपने अब बस वीज़ा डी का फॉर्म लेके जाना होता है, वो भी बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, नाम, पता, ये वो सारा कुछ छोटी मोटी चीज़ें, आपने कब एंट्री लेनी है, मतलब फ्लाई किस दिन करना है, कब आना है, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा होगा, वियना, साल्जबर्ग, व्हाटसोएवर, और उसके अलावा थोड़ी बहुत उसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं, दैट्स इट, और इसमें कोई इतना नहीं है फॉर्म में। साथ उसके साथ आपने अपनी अप्रूवल ईमेल लेके जानी होती है, साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है। इंश्योरेंस कुछ लोग लेके गए हैं लास्ट टाइम, उनका जी उन्होंने डिमांड की इंश्योरेंस दोबारा ले आओ, तो वही प्रिंट आउट जो आपने लिया हुआ वो दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीज़ा डी के लिए होती है वो होती है आपकी टिकट रिजर्वेशन, इटरनरी, कि आप इंटेंशनली मतलब देखना चाहते हैं आप किस डेट को ट्रैवल करेंगे। तो लाजमी नहीं है कि प्रॉपर शॉर्ट उनको टिकट ही चाहिए, क्योंकि वीज़ा डी जो है वो इवेंचुअली हो सकता है लेट हो जाए, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, आपको उसी दिन ना मिले, तो आपकी टिकट ज़ाया हो सकती है। तो मोस्टली लोग डमी टिकट बनाते हैं, मतलब इट्स जस्ट एन इटरनरी, जिससे वो देखना चाहते हैं कि ऑन विच डेट विल यू फ्लाई। तो मोस्टली लोग ट्रैवल एजेंट से या खुद अपनी एक रिजर्वेशन लेके उसको बुक करके जैसे सबमिट टू एम्बेसी ऑन द डेट जो आपने फॉर्म पे मेंशन की होती है, और देन इट्स ऑल गुड।
और इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं होता उसके लिए। तो कुछ लोग ओरिजिनल बुकिंग भी करा लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो इट्स ऑल गुड, डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 महीने का मार्जिन है, 2 हफ्ते का मार्जिन है, तो इट्स ऑल गुड, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी जो है मोस्टली लोग डमी टिकट सबमिट करते हैं, जैसे वीज़ा डी आता है तो देन दे बुक देयर ओरिजिनल फ्लाइट। तो जैसे ही अब ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी सबमिट करके आते हैं, तो नॉर्मली वर्किंग जो टाइम है वीज़ा डी का इट्स 2 वीक्स, लेकिन 10 दिन में आ जाता है, 2-4 दिन में भी किसी का आ जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ है कि आज सबमिट किया, कल एम्बेसी ने उनको कहा आके ले लो, डिपेंडिंग आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं एंड ऑल सारा कुछ। तो समटाइम्स वो आपको जल्दी भी दे देते हैं, समटाइम्स 5-7 दिन भी लगा लेते हैं, मतलब 1 वीक भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, तो इट डिपेंड्स एम्बेसी ने अपना कैसे प्रोसेस करना है। फिर एम्बेसी आपको कहती है गेट योर पासपोर्ट, आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट क्लिक करते हैं एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई। तो ये एक टोटल प्रोसेस है आपका। इस सारे प्रोसेस में अब जो टाइमलाइन है वो मैंने आपको बता दी है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको महीना 1.5 बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करा के आते हो, 2-2.5 महीने आपको वेरिफिकेशन के लिए लग जाते हैं, 2.5-3 महीने, कंसिडर 3 महीने। फिर उसके बाद आपको 1 महीने बाद की कंसिडर कर लो अपॉइंटमेंट मिलती है लीगलाइजेशन की। तो इट स्टार्ट्स लाइक 2 महीने अपॉइंटमेंट ले लो, 3 महीने आप अपनी वेरिफिकेशन ले लो, और फिर 1 महीने आप ले लो लीगलाइजेशन। तो इवेंचुअली ये 5 से 6 महीने का प्रोसेस है वेरिफिकेशन प्लस लीगलाइजेशन का। फिर आप अपॉइंटमेंट कर लगा लो, रेजिडेंस परमिट की महीने 1.5 बाद की अगर लगाते हो तो महीना भी लगा लो, 6 महीने। एंड देन उसके बाद आप उसके 2.5 से 3 महीने आपको आरपी के लिए लग जाते हैं। तो इट्स लाइक 9 मंथ्स टिल दिस प्रोसेस। और अगर आप अच्छे से ये वो सिनेरियो है जब एवरीथिंग इज गोइंग इन अ टाइमली मैनर और एक अच्छे मैनर में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दोबारा अपना पुलिस सर्टिफिकेट, अगर आप पहले उसके बीच में दोबारा वेरिफिकेशन की एक सेपरेट अपॉइंटमेंट लेके नहीं सबमिट करते, टिल आरपी आपका वो नहीं होता, दोबारा आपने करना है, तो आरपी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 9 to 10 मंथ्स भी जा सकता है ये मामला। टोटल 10 मंथ्स का ये प्रोसीजर लगा लेते हैं। एंड उसके बाद आपके वीज़ा डी के लिए विद इन 1 मंथ की अपॉइंटमेंट होती है, एंड टोटल 1 मंथ। तो यह प्रोसेस वन ईयर में पूरा कर सकते हैं रफली, डिपेंडिंग कि आप कितने आइडली चल रहे हैं, कितने बेहतर चल रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज ट्रैवल। उसके बाद के क्या मामला आते हैं अगले व्लॉग्स में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप में इतना ही। अगर कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो कीप शेयरिंग, ताकि मैं बच्चों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। और करेक्शंस जैसे आप लोग बताते हैं, अपडेट करते हैं, बहुत अच्छा है, लोगों की मदद होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।